फिर अब हम केस 7 को कंटिन्यू करेंगे। इस केस में है ना, मैं पीसीआई को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पीसीआई जहाँ भी स्टेमी होगा ना, वहाँ पे सब पे अपन को ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रीटमेंट, ये सेम टू सेम ट्रीटमेंट उन सब केसेस के ट्रीटमेंट में लिखना है एमआई के। तो इसमें है ना क्या होगा कि पहले अपन पीसीआई के पहले कुछ मेडिकेशन देते हैं। जैसे कोई पेशेंट अपने पास आया तो उसके सबसे पहले अपन उसको ट्रीटमेंट देंगे, ये सब इनिशियल मैनेजमेंट देंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में जो दिए जाते हैं दवा, इसका न्यूमोनिक है मोना बीसी। तो ये अपन देंगे ट्रीटमेंट। उस मोना बीसी के बाद में क्या करेंगे अपन, उसको परफ्यूज़न करेंगे, डी परफ्यूज़न, मतलब खून वापस से जा सके उसमें कोरोनरी आर्टरीज़ में। उसके लिए रिपरफ्यूज़न के दो टेक्निक है, थ्रोम्बोलाइसिस और पीसीआई। ठीक है। उसके बाद में ये सब कुछ जब हो जाएगा तो अपन है ना इसको क्रॉनिक ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, और वो पोस्ट पीसीआई ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तीन थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट, सेकेंड परफ्यूजन और थर्ड क्रॉनिक ट्रीटमेंट। तो अब चालू करेंगे अपन इनिशियल मैनेजमेंट से। इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ अपन मॉर्फिन देंगे, एम से मॉर्फिन। तो और मॉर्फिन से क्या होता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए अपन देंगे मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है। उसका ओ से है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थेरेपी अपन सबको नहीं देंगे। ऑक्सीजन अपन देंगे अगर पेशेंट का SpO2 90 से कम है तो उसे ऑक्सीजन देंगे। और थर्ड चीज़ है एन से, ये है नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स का इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रेट कम बीपी जिनकी है लोगों की, उनको नहीं देंगे। और जिनका राइट वेंट्रिकुलर एमआई है उनको नहीं देंगे। इनके कुछ रीज़न है, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए रीज़न अभी नहीं बताऊँगा, वैसे यहाँ लिखे हुए हैं पढ़ना चाहो तो। और राइट वेंट्रिकुलर एमआई में नाइट्रेट्स और डायबिटिक काउंटर इंडिकेटेड होते हैं। अब एंटीप्लेटलेट थेरेपी, एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे ये एन से एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट थेरेपी में अपन देंगे एस्पिरिन, ये भी ए से, एंटीप्लेटलेट भी ए से है। तो एस्पिरिन अपन देंगे 300 mg। ये अपन को याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में प्लस माइनस P2Y12 इनहिबिटर, तो ये देंगे। इनको अपन बोल, ये है ना एंटीप्लेटलेट, दोनों एंटीप्लेट, एस्पिरिन भी है ना एंटीप्लेटलेट है, ये भी ऐसे एंटीप्लेटलेट है। और ये जो है ये सब में नहीं दिया जाता, ये सिर्फ एस टी एलिवेशन एम आई स्टेमी में दिया जाता है। और नॉन एस टी एलिवेशन एम आई में अपनी इच्छा के ऊपर है, देना या नहीं देना पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ये इसमें क्या आता है, P2Y12 इनहिबिटर में आता है क्लोपिडोग्रिल आता है, ये 300 से 600 mg देना है। प्रासुग्रिल आता है 60 mg। टिकाग्रिल और आता है 180 mg। ये सब इनिशिएट मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा हम देंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर है ना इंपॉर्टेंट चीज़, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अस्थमा और सीओपीडी में, क्योंकि ये ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर देता है जिस वजह से सांस नहीं ले पाते अपन। और बाकी ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जितने भी बीटा ब्लॉकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर क्लास में ही पूछते रहते हैं। पीआर सेगमेंट अगर लंबा है, इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया उसको पहले से, और हार्ट रेट बहुत धीरे चल रही है वैसे, मतलब इनडायरेक्टली मतलब इसका। और सेकंड या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है, इसका मतलब भी ये है कि है ना वेंट्रिकुलर की रेट कम चल रही है, या फिर हार्ट रेट कम है, या फिर बीपी कम है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट और कम कर सकता है, बीपी को और कम कर सकता है। और एक्यूट हार्ट फेलियर में भी हम नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में अगर बीटा ब्लॉकर दे दिया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा इस वजह से। अब और उसके अलावा हम देंगे एंटीकोगुलेंट सी। बी सी था ना निमोनिक में, होना बी सी, तो ये सी है, वो है अपना एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जितने भी हम देंगे आईवी देंगे, क्योंकि ओरल टाइम लगाएगा, हमें इमीडिएट इन चाहिए ट्रीटमेंट। तो इसमें है ना क्या है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, और बाद में लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। ये क्या होता है, टूटा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हेपेरिन के। इसका एग्जांपल है इनॉक्सापेरिन। उसके बाद में फंडापेरिनॉक्स, बिवारीरुडिन। तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज है अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, सेकंड मोस्ट कॉमन है इनॉक्सापेरिन। ये दोनों हेपेरिन के हेपेरिन ही, ये दोनों मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट है। ये एंटीकोगुलेंट है, ये एंटीप्लेटलेट है। ठीक है। तो ये अपने निमोनिक पूरा दे दिया इनिशियल मैनेजमेंट। अब इनिशियल मैनेजमेंट के बाद हम देंगे रीपरफ्यूजन थेरेपी। रीपरफ्यूजन थेरेपी में हम, अब टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट एफएमसी, फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट एफएमसी, इसका मतलब है कि जब हमको पेशेंट पहली बार हमने पेशेंट से टच हुए, मतलब पहली बार मेडिकल कॉन्टैक्ट मिला पेशेंट को, तब से लेकर जो है ना उसके ट्रीटमेंट तक कितना टाइम है अपने पास में। अगर 120 मिनट से
ज़्यादा है अपने पास टाइम, ठीक है, 120, अच्छा 120 मिनट से अगर कम है तो हम पीसीआई कर सकेंगे। पीसीआई में क्या होता है कि इसमें हम क्लॉट को हटा देंगे और वहाँ पे स्टेंट लगा देंगे ताकि वेसल अक्लूड ना रहे और ब्लड वेसल ब्लड फ्लो करता रहे उसके अंदर। तो 120 से कम अगर टाइम में हम हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं, हम कर सकते हैं पीसीआई, तो हम पीसीआई करेंगे। और 120 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो हम है ना, मतलब कि हम पीसीआई नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे। और थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है कि उसमें अपन मेडिसिन के थ्रू अपन ट्राई करते हैं थ्रोम्बस को तोड़ने का। और अगर एन स्टेमी है, मतलब नॉन एस टी एलिवेशन एम आई है, तो उसमें है थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑन स्टेबल एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देते ऐसा। और इसका एग्जांपल है थ्रोम्बोलाइसिस का एटेप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर स्टैटिन। हाँ, अब थर्ड पॉइंट इसमें देखो, जो एम आई का पेशेंट था, पहले हमने किया इनिशियल मैनेजमेंट, बाद में हमने किया उसके अंदर रीपरफ्यूज़न, जो भी हो सकता है, या तो थ्रोम्बोलाइसिस किया है, फिर पीसीए किया। उसके बाद में हम जाएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब कि अब वापस से उसे थ्रोम्बस ना बने उस पेशेंट के। उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है, डुअल एंटीप्लेटमेंट क्या देंगे, ये प्लेटलेट लिखे हुए तो प्लेटलेट ही देंगे इसके अंदर भी। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, एस्पिरिन तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ में इन तीनों में से कोई एक होगा, और इन तीनों में से जो एक होने वाला है, तो इसके अंदर एक तो अपन ने एस्पिरिन दे दिया और यहाँ से अपन क्लोपिडोग्रिल दे देंगे। तो ये दो एंटीप्लेटलेट थेरेपी हो गई एक, तो इसे अपन ड्यूल एंटीप्लेटलेट बोलेंगे, दोनों एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, तो इसको ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ हम स्टैटिन देंगे, ताकि जो फैट मॉलिक्यूल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, वो सब कम हो सके, ठीक है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम हो जाए। अब थर्ड पॉइंट है बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स तो देंगे, अब जिसको हाइपरटेंशन की दिक्कत है पहले से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। वो फोर्थ चीज़, एस इनहिबिटर और आर्ब देंगे, जो पहले एस देंगे और बाद में एस अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आर्ब दे देंगे। ये है ना, लाइफ सेविंग होती है, लाइफ के ड्यूरेशन बढ़ा देती है, इसलिए इन्हें देते हैं। अब द पेशेंट, अब अपन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन द ड्रग्स, हाँ ये मैंने बता दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि पीसीआई के बाद में जो ड्रग दे रहे हैं ना, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। व्हाट ड्रग्स डू यू रिकमेंड टू द पेशेंट एज ओरल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जस्टिफाई योर चॉइस एंड ओरल डोज, ये ओरल नहीं है, ओरल डोज है। चलो, इसमें ओरल एंटीप्लेटलेट थेरेपी के अपन बारे में पूछ रहे हैं और इनका डोज पूछ रहे हैं। तो इनके जो, ये हाँ, इस क्वेश्चन में एंटीप्लेटलेट में अपन एस्पिरिन दे देंगे और टिकाग्रिल और प्रासोग्रिल देने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो क्लोपिडोग्रिल भी दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक होगा, एस्पिरिन होना ज़रूरी है। और ये जो ब्लू में लिखे हुए हैं ना डोज, ये इनको कहते हैं इनकी लोडिंग डोज। 300 से 16 क्लोपिडोग्रिल का, 60 प्रासोग्रिल का, 180 टिकाग्रिलोर का। और ये इनके, और ये जो रेड में लिखे हुए हैं, ये है इनके मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज कम होता है लोडिंग डोज से, तो मेंटेनेंस डोज है ना, क्लोपिडोग्रिल का 75 है, प्रासोग्रिल का 5 to 10 है, टिकाग्रिलोर का 90 है, एस्पिरिन का लोडिंग डोज है 300 और मेंटेनेंस डोज है 75। तो ये अपने वो डोज हो गया, और एंटीप्लेटलेट थेरेपी हो गया। और ये जो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी अपन 1 साल तक चलाएंगे, ठीक। फिर अब ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन में है कि पीसीआई करा हमने, और उस पीसीआई के बाद में इसको चेस्ट पेन हुआ जो कि नाइट्रोग्लिसरीन लेने से खत्म हुआ। तो इसमें अपन फर्दर क्या करेंगे, तो फर्दर इसमें ऐसा है कि पीसीआई के बाद में अगर 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ से लेस टाइम में अगर अपन को चेस्ट पेन हुआ है पेशेंट को, तो उसको अनस्टेबल एंजाइना है। 1 मंथ से ज़्यादा है तो हम उसके अंदर सी के एम बी देखेंगे। सी के एम बी ये कार्डियक मार्कर है, कार्ड मतलब हार्ट जब होता है, डैमेज होता है, तो ये रिलीज़ होता है केमिकल। तो सी के एम बी अगर बढ़ गया है
तो मतलब री इन्फेक्शन, वापस इन्फेक्शन हो गया है। और सी के एम भी अगर नॉर्मल है तो अनस्टेबल इंजन है, क्योंकि अनस्टेबल इंजन में हमेशा ये नॉर्मल रहता है। और हमने सी के एम भी इसलिए चूज़ किया, ट्रोपोनिन नहीं किया, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम होती है ट्रोपोनिन से।